ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़े नहीं होंगे। नहीं पढ़े? हाँ, मजाक कर रहे हो। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, PV इक्वल टू एनआरटी। उसी में तो आता है गैस कांस्टेंट और मतलब आर और बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बीच का रिलेशंस। 1.38 10 टू द पावर 23 ये होती बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू। देखो आर को जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते तो ये हो जाता बोल्ट्जमान कांस्टेंट, या माइनस आ जाएगा, ये हो जाता बोल्ट्जमान कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते तो हो जाता बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, पढ़े होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं पढ़े होंगे। अरे ऐसा होगा ही नहीं, आपको याद नहीं है? हाँ, सच में नहीं पढ़े? कोई बात नहीं। गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आ गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये समझ गया। इसी में टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। ठीक है, जिसमें अगर न्यूट्रॉन के लिए बात करा जाएगा तो मास कांस्टेंट होता है, K कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, सिर्फ T वेरिएबल है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, सब सॉल्व करने के बाद 30/√T नैनोमीटर। ठीक है, सब सॉल्व करने के बाद इतना आता है। चलिए इतनी बातें लिख डालें आप, अगर आपको लिखना हो तो। चलो लिखो टॉपिक, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर दो प्रकार के सिचुएशन हो सकती है। ये वाल जो है, मान लो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, जो इसके ऊपर आ रहा है उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो फोटोन आ रहा है उसकी इनिशियल मोमेंटम h/λ आके टकराएगा और वो एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब फाइनल मोमेंटम 0। ठीक है, वेव वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो जब वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, h/λ बराबर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो बताओ h/λ/t बराबर, ये हो गए फोर्स। तो प्रेशर कितना होगा, रेडिएशन प्रेशर से बोलते हैं। प्रेशर होता है फोर्स बाय क्या होता है बताओ, एरिया बराबर। फोर्स बाय एरिया, ये कितना हो जाएगा बताओ, h/λ इंटू टी इंटू एरिया बराबर। अब एक काम अलग से देखते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को इंटेंसिटी कहते हैं। एनर्जी का मतलब hc/λ, फोटोन की एनर्जी hc/λ, एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी को I से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ h/λ/AT इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है बताओ, मतलब I/c। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हो गया I/c। I मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, बाय c, ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। अगर क्या है, वॉल 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वॉल 100% एब्जॉर्ब नहीं करके रिफ्लेक्ट कर लेगा, 100% रिफ्लेक्शन, तो जो फोटोन आया वो जाएगा भी। आने का वेवलेंथ h/λ हो गया इनिशियल मोमेंटम, जाने का भी मोमेंटम h/λ होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम 2h/λ। फोर्स क्या होगी, 2h/λ इंटू टी।
तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2I/c बराबर। अब देखो ध्यान से, ये रेडिएशन प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से I/c इंटू एरिया हो जाएगा। यही फॉर्मूला लिखता हूँ, I/c इंटू एरिया। इधर भी वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कई बार फोर्स निकालते हैं तो कितना होता है 2I/c इंटू एरिया। ठीक है, लिख डालिए, ये सब तो पढ़े होंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट it is the energy released by sun reach to 1 unit area per second at Earth's surface. Energy released by sun reach to 1 unit area per second at Earth's surface. मान लीजिए ये है अपना प्यारा सन जो सब तरफ प्रकाश की किरणें बिखेर रही है। ठीक है, यहाँ है अपना अर्थ। सन की अपनी रेडियस को मैं कैपिटल आर कह देता हूँ और सन से अर्थ तक की दूरी को मैं स्मॉल आर कह देता हूँ। तो आप सोचो सन से जो एनर्जी निकलेगा वो पूरा 3 डायमेंशन में, मतलब पूरे सॉलिड एंगल में सब तरफ जाने वाला है। तो जितनी एनर्जी सन निकालेगा वही एनर्जी सरफेस पे पड़ने वाला है। इसमें से अर्थ यहाँ छोटा सा पार्ट है, यह है अर्थ। अर्थ के यूनिट एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर पे पर सेकेंड कितनी एनर्जी मिल रही, वही है सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट इक्वल टू अर्थ को कितनी एनर्जी मिल रही थी, जितना सन निकाल रहा है, कितनी सन एनर्जी निकाल रहा है वो यहाँ से तय होगा। मान लीजिए सन की इंटेंसिटी आई है, ये सन की इंटेंसिटी है। जितनी एनर्जी सन निकाल रहा है वो सभी एनर्जी अर्थ पे पहुँच रहा है कि सब तरफ पहुँच रहा है, तो पर यूनिट एरिया में कितना पहुँच रहा है, तो ये एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी सन निकाल रहा है वो कितनी एनर्जी निकाल रहा है बताओ, सन की इंटेंसिटी, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी इंटू एरिया इंटू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। तो सन की इंटेंसिटी आई, सन का इंटेंसिटी आई इंटू सन का एरिया, निकाल तो रहा हूँ इस सरफेस से ना, तो ये सरफेस का एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सन का एरिया इंटू टाइम। टी की जगह बाद में 1 सेकेंड रख देंगे, वैसे भी कैंसिल हो जाना है टी को। ठीक है, तो इतना एनर्जी सन से निकल रहा है। अगर सन की इंटेंसिटी आई है तो सन के सरफेस पे इंटेंसिटी आई है तो सन से इतनी एनर्जी निकल रही है तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में वो पूरी एनर्जी ये सब जगह मिल रही है। मतलब कितनी एरिया में मिल रही है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में मिल रही है, जिसमें से एक यूनिट एरिया में कितनी मिल रही है वही है सोलर कांस्टेंट। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हुआ पर यूनिट एरिया, एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम की जगह क्या रखना हमको 1 सेकेंड। तो देखो ये क्या कैंसिल हो गया, तो सोलर कांस्टेंट इक्वल टू क्या आया बताओ, आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सोलर कांस्टेंट। जैसे इसमें आई क्या है, सन की इंटेंसिटी, कैपिटल आर क्या है, सन की रेडियस, स्मॉल आर क्या है, सन से अर्थ तक का दूरी है। लिख लीजिए। In the given diagram, mirror mass 20 gram
if 30% of light emitted by source, if 30% of light emitted by source goes through lens, 30% of light emitted by source goes through lens and no absorption of energy takes place at lens. No absorption of energy takes place at lens. Find the power of source. Find the power of source needed to support the weight of mirror. Find the power of source needed to support the mirror. चलो बनाओ तो जरा सा। देखो क्या होना चाहिए, यहाँ वजन mg काम करेगा, उसे ये फोर्स जो है रेडिएशन प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बैलेंस कर लेना चाहिए, यही मतलब है कुल मिलाकर, बराबर। तो कह रहा है जो यहाँ से टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, पहले एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, यही होगा ना, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, तो कितनी एनर्जी निकलेगी, पावर इनटू टाइम। इस पूरी एनर्जी क्या लेंस में जा रही है, नहीं जा रही, उसका 30% लेंस में जा रही है। कितना परसेंट जा रही है, 30%। इसका मतलब जो एनर्जी हमारे काम का है वो पावर इनटू टाइम का 30% है। इतनी बात पहले आप बताओ, समझ गया क्या, ठीक है। इतनी एनर्जी लेंस के माध्यम से जा रही है और जो कि वापस से यहाँ से कन्वर्ज करके कहाँ जा रही है, इस मेटल मतलब ये मिरर पे जा रही है। तो मिरर के वजन को वो करना है, तो जाके मिरर पे रेज रिफ्लेक्ट होगा कि एब्जॉर्ब होगा, मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा कि एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन होगा। तो बताओ अभी जो पढ़े थे फोर्स का फॉर्मूला वो क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे रिफ्लेक्शन के केस में, देखो ना 2I/c इंटू एरिया पढ़े थे ना, 2I/c इंटू एरिया पढ़े हैं। आई मतलब इंटेंसिटी, तो जितनी एनर्जी आ रही पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी। तो ये जगह 2 इंटू एरिया बाय c इंटू इंटेंसिटी को कह देंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बराबर। तो हो गया 2 इंटू ए इंटू बाय सी, कितनी एनर्जी जा रही है, मतलब ये वाला एनर्जी जा रही है, वही जा रही ना, 30% ही जा रही है। तो उसके जगह पे क्या लिख दूंगा बताओ, P इंटू टी इंटू 3/10, बराबर है क्या, ये एनर्जी की जगह पे लिखा। नीचे में क्या लिखना पड़ेगा बताओ, एरिया और टाइम, ठीक है। कैंसिल हो गया कुछ कुछ, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, टाइम टाइम कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बच गया, 2 इंटू पी इंटू 3 बाई नीचे में 10 इंटू सी, और यही किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब निकाल लो इसके आगे कि मैं ही करूँ, बनाओ। नेक्स्ट बोले, स्फीयर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, स्फीयर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर
placed in the path of parallel beam of light, placed in the path of parallel beam of light of intensity 0.5 watt per centimeter square, of intensity 0.5 watt per centimeter square, 0.5 watt per centimeter square. Find the force exerted on a sphere if it is completely absorbed. Find the force exerted on a sphere if it is completely absorbed. देखो एकदम सिंपल है, ये स्फीयर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे आ रहा है, फोर्स पूछा है, अगर ये 100% एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, I/c इंटू एरिया, यही तो होगा ना, I/c इंटू एरिया। उसका आंसर निकाल लिए थे कि आप लोग वहीं छोड़ दिए? निकाल लिए। कितना आया था बताओ P? 7 पॉइंट, आप लोग उधर ही छोड़ दिए, गजब है। $100 मेगावाट आंसर आना चाहिए था, आया है क्या? अब तो आ ही गया होगा। 100 मेगावाट 10⁸ तो बताओ इंटेंसिटी है 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻⁴, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। एरिया कौन सा एरिया लेंगे बताओ, कौन सा एरिया लेंगे बताओ? ये जो सर्कुलर फेस है ना, इसी के एरिया लेना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर की जगह सर्कुलर फेस होता तो उतना ही फोर्स तब लगता, क्योंकि उसी पे परपेंडिकुलर आने वाला, फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि सब जगह परपेंडिकुलर थोड़ी आने वाला है। इस पॉइंट में परपेंडिकुलर आएगा, पर इस पॉइंट में परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा। तो यहाँ जो फोर्स लेंगे उसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक अलोंग द टेंजेंट है, एक परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सबका कंपोनेंट निकालना है, उससे अच्छा रिजल्टेंट ऐसा निकाल लो कि सर्कुलर फेस पे जो होगा, अगर इसके जगह डिस्क रहेगा तो वही आंसर होगा। तो सर्कुलर फेस मतलब πr² लगाना, लगाओ आंसर हो, लो r² 100 सेंटीमीटर, तो 100 × 100 10⁻⁻⁴ by 10⁻⁻⁴ × 3 × 10⁸ π/3 10⁻6 -7 हो जाएगा शायद, नहीं 4 3 -5। अलग है अभी मेरा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो करेक्ट कर लीजिए। क्या मैंने किया? अच्छा 5 छोड़ दिया क्या? चार, एक कम गया, 3 बराबर तो है 10⁻। माइनस कितना आएगा? यहाँ पर 4 है ना, ये ख़त्म करेंगे तो 3 बचेगा, 5 भी तो बचेगा, ऊपर गया तो माइनस करें। नेक्स्ट सवाल लिखो। If lambda E and lambda P denote the de Broglie wavelength and photon, lambda E मतलब छोटा e नीचे, and lambda P denote the de Broglie wavelength
electron and photon after they accelerated from rest through potential difference V naught, through potential difference V naught. Find the relation between lambda in and lambda p. Relation between lambda in and lambda p. Lambda E and lambda p denote the de Broglie wavelength of electron and photon after they accelerated from rest through same potential difference V naught. Find the relation between lambda E and lambda p. Find the relation between lambda E and lambda p. अब यहाँ दोनों को एक्सेलरेट किया गया, फोटोन को भी, और तो दोनों का जो मैटर वेव का ही इक्वेशन लगाना है, दोनों डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है ऐसा बता रहा है। मैटर वेव का इक्वेशन लगाना है, मास और चार्ज के इनवर्स रिलेशन में होगा। टू एम ई रूट एम के इनवर्स रिलेशन, लेमडा इनवर्सली एच बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो लेमडा ई बाय लेमडा पी हो जाएगा रूट अंडर मास ऑफ फोटोन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा जो मास ऑफ फोटोन है वो इफेक्टिव मास है, रेस्ट मास नहीं है। देखो एक सवाल, स्मॉल मेटल प्लेट वर्क फंक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5, केप्ट एट डिस्टेंस d फ्रॉम ए सिंगली आयनाइज्ड फिक्स्ड आयन, from a singly ionized fixed ion a monochromatic light monochromatic मतलब जिसके सभी लाइट का वेवलेंथ सेम हो, से कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। a monochromatic light incident on metal and photoelectrons emitted. Find the maximum wavelength of the light so that some of photoelectrons may go round the ion along circle, ऐसा है। एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आयंस मान लो Q, यहाँ से d डिस्टेंस हुआ ना, d डिस्टेंस पे एक मेटल प्लेट रखा हुआ है जिसका वर्क फंक्शन फाई है। इस पे फोटोन आया, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, सो दैट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ कुछ वेलोसिटी से इजेक्ट होगी, वो सर्कल में घूम जाए। सोचो जरा सा, पहले जो फोटोन आएगा उसके हिसाब से एनर्जी लिखना, वर्क फंक्शन माइनस करना, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इक्वेशन होता है E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब हाफ m
वी मैक्स का स्क्वायर, एनर्जी को एच सी बाई लेमडा कह देता हूँ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। देखो बातें मत करो, इसी को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन इंटू 2 बाय एम, ये हो गया वी मैक्स का स्क्वायर। अब इस स्पीड से सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। तो एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर बाय रेडियस डी इक्वल टू लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, के मतलब के ही रख देता हूँ, के तो कुछ और है नहीं, के Q1 Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डी स्क्वायर। यहाँ से एक डी कैंसिल हो गया, वी मैक्स की जगह वो टर्म रखना है, लेमडा निकालने। एम इंटू वी मैक्स के स्क्वायर की जगह रखना है 2 बाय एम एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू ई बाय डी। ट्राई करो तो देखो निकलता है आपसे। अब इसके बाद भी निकलता है कि नहीं निकलता। ये हो जाएगा एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा के क्यू ई बाय 2d, तो एस सी बाई लेमडा हो जाएगा के क्यू ई बाई 2d प्लस 5, तो लेमडा की वैल्यू h इंटू सी इंटू 2d बाई के इंटू क्यू इंटू ई प्लस 2 इंटू डी इंटू 5। ये हो गया आंसर। हो गया। चलो ठीक है, आज बस इतना ही, फिर कल करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।